जी तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। SN1 मैकेनिज्म, SN2 में हमने देखा कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे लास्ट पे नंबर आता है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म को सबसे कम फॉलो करते हैं। अब बेटा जी वो किसको फॉलो करते हैं? SN1 मैकेनिज्म को। SN1 को वो क्यों फॉलो करते हैं, वो सारी रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म बेटा जी आप लिखेंगे कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ये देखें, हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शरी बेटा जी अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है? ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड बेटा जी क्या होता है? पोलर। ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। सही हो गया। अब यहां पे बेटा जी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होती है। क्या होती है? आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। अब देखिए बेटे, पोलर सॉल्वेंट का जो पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा होगा वो इस पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जो पार्शियल नेगेटिव हिस्सा होगा पोलर सॉल्वेंट का वो इस पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकेज में जरा क्या होगी? आसानी होगी। अब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? यहां पे ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये बेटा जी किसका है? हैलोजन का इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बेटा जी हेट्रोलाइसिस होगी। क्या होगी? हेट्रोलाइसिस। आपने पढ़ा था होमोलाइसिस के बॉन्ड का ऐसे टूटना जिसमें 2 एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो? इक्वल हो। जबकि हेट्रोलाइसिस बेटा जी ऐसी बॉन्ड क्लीवेज है कि जिसमें 2 एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो। यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा जी कौन लेके जा रहा है? X लेके जा रहा है। तो X के ऊपर क्या आ जाएगा? कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। जबकि कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो इस दौरान बेटा जी देखिए क्या बनेगा, ये हमारे पास बन गया कार्बोकैटाइन। ये कार्बोकैटाइन बेटा जी किस नेचर का? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? टर्शरी। इसको हमने पहले भी पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले टॉपिक में। ये क्या बन गया? कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन का दूसरा नाम बेटा जी क्या है? कार्बोनियम आइन। ठीक है। X के ऊपर क्या आ जाएगा? कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके हो गया। अब बेटा यहां पे याद रखना है कि कार्बोकैटाइन के ऊपर यहां पर क्या होगा? जो 2pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होगा और ये एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया है? X ले गया है। तो इस कार्बोकैटाइन के ऊपर 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहां पे बेटा जी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? कोई बच्चा बताएगा? यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी ये है पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये कार्बोकैटाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है। ठीक है, जिसके लोब्स दोनों साइड पर हैं। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल के पास इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए कितनी पोजीशंस हैं? 2। ये इस साइड से भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर सकता है, ये बेटा जी इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। इसको आप कहते हैं कि ये 1, इसको आप कहते हैं ये 2 है, 2 साइड से। तो अब यहां पे अगर गौर करें तो अगर बेटा जी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो ये तीनों बॉन्ड उस साइड पर चले जाएंगे। तो फिर बेटा जी क्या बनेगा? ये न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये तीनों मिथाइल ग्रुप जो है ये राइट साइड पर शिफ्ट हो गए। ठीक हो गया। इसे क्या बोलेंगे आप? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कितने परसेंट हुई है? 50%। अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर 1 वाली साइड से अटैक, 2 वाली साइड से अटैक करे तो फिर ये तीनों बॉन्ड इसी साइड पर रहेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये मिथाइल इधर आ गया, CH3 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 और ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है। ये क्या है बेटा जी? 1 वाली साइड से और ये 2 वाली साइड से। ठीक है। तो अब बेटा जी ये था मैकेनिज्म। आपने इसको सामने रखकर
सारी बातें जो हैं वो 1 बाय 1 लिखनी है। तो मुझे बताएं बेटा जी ये कितने स्टेप में होने वाला मैकेनिज्म है? तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। आपने पहला पॉइंट ये लिखा, ठीक है जी बेटा जी। कोई बच्चा बताएगा फर्स्ट स्टेप में क्या क्या हो रहा है? हेट्रोलाइसिस हो रही है, आयोनाइजेशन हो रही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है? हेट्रोलाइसिस। किसकी वजह से हो रही है? आयोनाइजेशन भी साथ हो रही है बेटा जी। ओके हो गया। तो हेट्रोलाइसिस शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज हेट्रोलाइसिस? तो आप क्या बताएंगे? द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, द टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज in which there occurs unequal distribution of electrons between the atoms। बॉन्ड का ऐसे टूटना कि दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटा जी क्या हो? अनइक्वल हो। आप इसे क्या बोलेंगे? आप इसे हेट्रोलाइसिस बोलेंगे। साथ आप ये एग्जांपल देंगे, ये वाला मैकेनिज्म का पहला स्टेप कि यहाँ पे हेट्रोलाइसिस हो रही है। हेट्रोलाइसिस के दौरान बेटा जी कौन सी स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। और अगर होमोलाइसिस होती फिर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते। बात की समझ लगी ना बेटे? अब यहाँ पे बेटा जी फर्स्ट स्टेप हो गया। मुझे बताएं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है? यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3। यहाँ पे क्या है? sp2। यहाँ पे फिर क्या है? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बेटा जी sp3 से sp2 में चली गई, sp2 से sp3 में। आपसे ये भी पूछा जाएगा इस कार्बोकेट आयन की ज्योमेट्री क्या है? तो बेटा जी क्या ज्योमेट्री है? इसके गिर्द कितने बॉन्ड्स हैं? 3। कितने कॉर्नर में अरेंज हैं? 3 कॉर्नर में। तो इसका मतलब ये ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है। ट्राईएंगुलर प्लेनर क्या है? मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूलर आयन आप इसको कहते हैं, आयन है ये। क्लियर हो गया? उसके बाद यहां पे बेटा बॉन्ड्स के दरमियान एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का होगा, ठीक है। यहां पे कार्बन के ऊपर कौन सा ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है? 2pz। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा जी मुझे बताओ कि अगर फर्स्ट स्टेप ना हो तो क्या सेकंड स्टेप हो सकता है? फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल। कौन सा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। बात की समझ लगी? तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेटा जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। इसके अलावा भी बेटा जी रेट ऑफ रिएक्शन एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या है? वो बेटा जी पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट होगा तो आयोनाइजेशन होगी। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, और इसके अलावा मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा जी? रेट आल्सो डिपेंड ऑन पोलर सॉल्वेंट। ओके हो गया बेटा जी? यहां पर आप बताएं मुझे कि एक्सपोनेंट की पावर कितनी है? 1। तो ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। पहले स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? स्लो स्टेप है ना बेटा। पहले स्टेप को आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो यहां पे मॉलिक्यूलैरिटी फिर क्या होगी बेटा जी? मॉलिक्यूलैरिटी ये यूनिमॉलिक्यूलर क्या है? रिएक्शन है। ओके हो गया? उसके बाद बेटा जी मुझे बताएं यहां पे कितने परसेंट इन्वर्जन हुई है? 50%। यहां पे 50% जो है वो इन्वर्जन हुई है। और बेटा जी शेप का वैसे रहना, यानी कि ज्योमेट्री का वैसे रहना, अटैक से पहले अटैक के बाद, इसे कहते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसे? तो कितने परसेंट रिटेंशन है? 50% ही यहां पे रिटेंशन हो रही है। क्लियर है? शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है SN1 मैकेनिज्म में 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन होती है। क्यों? तो आप क्या बताएंगे? बिकॉज कार्बोकैटाइन हैज अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल which has lobes on both sides of carbon. Nucleophile has 50% या 100% चांसेस टू अटैक फ्रॉम बोथ साइड। वो दोनों साइडों से अटैक कर सकता है, ठीक है। अगर वो इस साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन, इस साइड से अटैक करेगा तो रिटेंशन। बात की समझ लगी? ये वाली प्रोडक्ट कौन सी है बेटा? इन्वर्जन की। ये वाली कौन सी है? रिटेंशन की। सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? उसके बाद बेटा जी यहां पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है
कहता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड उससे कम और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम। ये बेटा जी क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा। क्लियर है। अब आपके ज़हन में आ रहा है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये बेटा जी SN1 मैकेनिज्म में, SN2 मैकेनिज्म में सेंटर में ही आ रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कब SN1 फॉलो करेगा, कब SN2 फॉलो करेगा? तो याद रखिएगा कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, इनका बेटा जी FSC लेवल पे हम ये लिख लेते हैं कि अगर बेटा जी सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर होगा, तो ये फॉलो करेंगे SN1 को। ठीक है। और अगर यहां पे सॉल्वेंट रिएक्शन के दौरान आप यूज करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो फिर ये फॉलो किसको करेंगे बेटा जी, SN2 को। पहला केस कि सॉल्वेंट की नेचर डिसाइड करती है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स को कि वो SN1 को फॉलो करेंगे या SN2 को फॉलो करेंगे। क्लियर है। दूसरी रीजन ये है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो अगर बेटा जी कार्बोकैटाइन स्टेबल है, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं कि अगर क्या हो, कार्बोकैटाइन जो है ये क्या है, स्टेबल है, तो फिर ये फॉलो करेंगे किसको, SN1 को। और अगर कार्बोकैटाइन क्या है, लेस स्टेबल है, तो फिर बेटा जी ये फॉलो करेंगे किसको, SN2 को। ठीक है। अब यहां पे ब्रीफ सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है क्या चीज। देखो बेटे कि ये है कार्बोकैटाइन जिसके ऊपर बेटा जी क्या है, ये अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है। इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। अब याद रखना है आपने कि जो अल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को। ठीक है। बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा आपने, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। तो जो अल्काइल ग्रुप होते हैं दे डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक हो गया। तो यहां पे बेटा देखें ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है, मैं यहां लिखता हूं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में एक हाइड्रोजन और दो क्या लगे हैं बेटा जी, अल्काइल। यहां मैं लिखता हूं बेटा जी प्राइमरी कार्बोकैटाइन जिसके ऊपर क्या है, सिर्फ एक ही अल्काइल है। और यहां पे लिखता हूं जी मिथाइल जिसके ऊपर कोई भी अल्काइल नहीं है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि किस कार्बोकैटाइन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, टर्शरी के पास आ रही है। इसका मतलब है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन अपने आप को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। ये है स्टेबिलिटी की बात। स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उससे लेस स्टेबल बेटा जी सेकेंडरी, उससे लेस ये प्राइमरी और सबसे कम ये मिथाइल। ठीक है। मिथाइल जो कार्बोकैटाइन है ये वाला। अब बेटा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। तो मुझे बताओ किसके पास जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो ज्यादा बॉन्ड ये बनाएगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी भी ज्यादा किसकी होगी, बात की समझ लगी ना। तो ये पॉइंट याद रखना है कि SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा जी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्शरी कार्बोकैटाइन की होगी। वजह क्या है, उसके पास ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। यहां पे रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को मिक्स नहीं करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बात की समझ लगी। स्टेबिलिटी, अगर जस्ट स्टेबिलिटी की बात करें कि कौन सा कार्बोकैटाइन अपनी डेफिशिएंसी को इजीली कंपनसेट कर रहा है, तो हम कहेंगे टर्शरी कार्बोकैटाइन। वजह क्या है, क्योंकि यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं कार्बन को। ठीक है। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन है इसका ताल्लुक है इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। ये हमारा सिलेबस नहीं है, हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी। तो जिस कार्बोकैटाइन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। तो ज्यादा बॉन्ड कौन बना रहा है बेटा जी, टर्शरी। लिहाजा ये बेटा जी इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी इसका यही है, लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो रिएक्टिविटी है ना कि स्टेबिलिटी। सब बच्चों को इसकी समझ लगी। अब चूंकि यहां पे स्टेबल कार्बोकैटाइन या ज्यादा रिएक्टिव कार्बोकैटाइन जो है वो टर्शरी है, इसलिए SN1 मैकेनिज्म में ज्यादा रिएक्शन में टेक पार्ट कौन करेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। बात की समझ लगी सब बच्चों को, ये क्लियर है। तो बेटा 1 बाय 1 आपने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। ओके हो गया।